और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको मीनिंग आनी चाहिए और उस स्टोरी के जो भी लेसन है उस लेसन के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये लेसन पढ़ाना शुरू करूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट, चैप्टर का नाम क्या है? अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी एक टोकरी के साथ एक लड़की, एक टोकरी के साथ एक लड़की। और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया लेसन है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें अबाउट द ऑथर के बारे में। तो इसके ऑथर के बारे में जानिए कि ऑथर क्या थे कि विलियम सी डगलस जो थे वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और उन्हें नए स्थानों पर भ्रमण करना और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना बहुत ज्यादा पसंद था। और वे 1950 में भारत में भ्रमण के लिए आए, और यहाँ पर वो जो भारतवासियों की आत्मसम्मान की भावना होती है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसके चैप्टर का थीम क्या है। तो यह पाठ विलियम सी डगलस ने जब 1950 में भारत भ्रमण में आए तब उस समय उन्होंने लिखी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से हिमालय की एक पहाड़ी के इलाके रानीखेत घूमने का निश्चय किया, और यह बरेली तक रेलगाड़ी से, उसके बाद रानीखेत तक कार से गए, और उन्हें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ वार्तालाप करना पसंद था। तो उन्होंने वहां जाना कि भारतीय गरीबी में भी स्वाभिमानी और उदार होते हैं। एक स्थान पर एक 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की से मिले। शरणार्थी का मतलब ये होता है जब पार्टीशन हुआ था उस समय जो कुछ लोग इधर रह गए थे, है ना, तो वो एक शरणार्थी लड़की से मिले। उसके सम्मान और आत्मसम्मान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्हें भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई दी। उनको ये दिखाई दिया कि हाँ, भारत के लोग किस तरह के लोग हैं। यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एक तो लेखक हैं जो अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। दूसरा एक लड़की है जो कि टोकरी के साथ है। तीसरा ये उस समय की घटना है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और कुछ शरणार्थी बच्चे। इस कहानी में इन लोगों का जिक्र होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं लेसन क्या है। पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। मीनिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मीनिंग भी देखते रहिएगा, और जो इम्पोर्टेंट मीनिंग आपको लगे वो नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड मीनिंग। तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए भी और एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी। तो देखते हैं पहला पैराग्राफ। देखो पहला पैराग्राफ क्या, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। क्या है? आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालय। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। क्या था कि मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा कार से रानीखेत तक आया। कार से रानीखेत, आई वॉज गोइंग फार एज बरेली बाई ट्रेन से रानीखेत तक, एंड देन बाई कार रानीखेत, उसके बाद रानीखेत जो था, रानीखेत कार से आया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। यहाँ देखिए वर्ड यूज हुआ रिज। रिज का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस। तो देखो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक ओल्ड पुरानी ब्रिटिश आर्मी यानी अंग्रेजी सेना की हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो अंग्रेजी सेना की एक पुरानी छावनी थी, कौन सी? यहाँ पर रानीखेत की बात हो रही है। और इसके बारे में यह 120 मील
120 मील तक फैले, स्ट्रेच का मतलब फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। बात हो रही है रानीखेत की। फिर लेखक क्या कहता है, द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन रेलगाड़ी थी वो धीमी गति से चल रही थी, जो ट्रेन थी जो रेलगाड़ी थी वो धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये हर स्टेशन पर क्या था कि रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड यानी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये सभी आने वाले स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। आई स्वंग ओपन द, यानी प्रत्येक स्टेशन पर, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। यानी मैं प्रत्येक स्टेशन पर जब भी गाड़ी रुकती थी, प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे का दरवाजा खोलकर प्लेटफॉर्म पर टहलता था। फिर द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म जो था वो लोगों से भरा हुआ था, खचाखच भरा। पैक्ड का मतलब भीड़ भाड़, तो प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। उनमें कौन कौन से लोग थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, सोल्जर सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पॉटर्स पॉटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। बेयरफुट का मतलब होता है विदाउट शूज और स्लीपर्स, बिना जूते चप्पल के, यानी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और सभी ने ढीले ढाले सफेद कपड़े पहन रखे थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मैं उस समय लगभग 3 लोगों से मिला, मैं उस समय लगभग कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद, यानी उनसे मिला या पूछताछ करने के बाद मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो अंग्रेजी जानता था। क्या था कि एट लीस्ट 3 पीपल आई कुड फाइंड हु स्पोक इंग्लिश, मैं 2-3 लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। हु वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो क्या था ये, उससे हमने वैश्विक गतिविधियों, यहाँ पर देखो वर्ल्ड अफेयर्स मतलब जो वैश्विक घटनाएं हैं उसके बारे, गतिविधियों के बारे में बात की। और क्या बात की, एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस समय दिन भर की जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी समाचार थे, उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और इस प्रकार की आधिकारिक दृष्टिकोण, जहां पर देख लो ये जो वर्ड यूज हुआ ऑफिशियल एटीट्यूड्स, यहां पर आ गया ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक। तो इस प्रकार मैं आधिकारिक दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों के विरुद्ध विचारों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था। यानी लेखक महोदय ये कर रहे थे कि वहां पर कि उस समय की जो समसामयिक घटना थी उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। फिर देखते हैं पैरा 2 पे आते हैं। पैराग्राफ 2 में क्या कहता है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। द रूट का मतलब होता है मार्ग, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबोव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। देखिए दिस वॉज द प्लेन, ये समतल था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, अपर समुद्र क्या था, ऊपरी गंगा नदी का एक समतल मैदान था जो 1000 फीट अबोव सी लेवल बट ट्रॉपिकल,
जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी बहुत गर्म था। 1000 फीट होने के बावजूद, यानी समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी बहुत गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सेल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. गंगा मटमैली थी एवं बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इसके सैलाब ने धान के हजारों एकड़ क्षेत्र को, धान के जो हजारों एकड़ क्षेत्र की पूरी तरह जमीन को पूरी तरह से ढक दिया था। यानी चावल की बात हो रही यहाँ पर, धान राइस की। तो यहाँ पर क्या होगा कि गंगा मटमैली थी एवं बाढ़ के पानी में उफन रही थी। इसके सैलाब ने धान के हजारों एकड़ क्षेत्र को पूरी तरह से ढक दिया था। फिर देखते हैं, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तरी दिशा में घना जंगल था। उत्तरी दिशा में घना जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड unbroken except for an occasional clumps of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. क्या था कि उत्तरी दिशा में घना जंगल था जिसमें लंबी लंबी घास फैली थी और जिसकी ऊंचाई व्यक्ति के सिर से भी अधिक थी। इसके बीच में बड़े बड़े क्या थे, झुरमुट थे, यानी झाड़ियां थी, बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। जिनमें कौन कौन से थे? जिनमें जो बाघों का घर था, हाथियों का घर था, अजगर का घर था और कोबरा का घर था, यानी इन सबके ये घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री of by rows of pakar trees shaped like M's and having thick twisted trunks. फिर क्या था? बाकी हर स्थान पर समतल मैदान थे जो दूर क्षितिज तक दिखाई पड़ते थे और बीच बीच में विशाल बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी जो एल्म के पेड़ों की तरह दिखाई देती थीं। पाका ट्री shaped like elm and having thick twisted trunks, और जिसके तने मोटे और घुमावदार थे। ट्रंक्स यानी तने, जिसके तने जो थे वो मोटे और घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड हेयर वॉज मूविंग इन फ्रंट द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म आर्द्र हवाएं बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। क्या था? स्टेशन पर भोजन की तलाश में पेड़ों से उछलकर बंदर आ जाते थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में पेड़ों से कूदकर स्टेशन पर बंदर आ जाते थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, और इनमें से फिर से देख लेते हैं एक बार कि साउथ वेस्ट द साउथ मंकीज बंदर थे। सम ऑफ देम मदर्स, कुछ अपने माँ के साथ, विद बेबी, कुछ माँ अपने बच्चों के साथ, किंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो कि उछल कूद कर, क्लिंगिंग का मतलब होता है उछल कूद कर बंदर आ जाते थे। इनमें क्या थे? इनमें कुछ मादाएं भी होती थी जो अपने शिशुओं को पेट से चिपकाए रहती थी, चिपकाए रहती थी और ये स्टेशन पर भोजन की तलाश में आते थे। द विलेजर्स वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग्स। क्या जिन गांवों से हम होकर गुजरे उनकी दीवारें गाय के गोबर एवं मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थी। काउ डंग का मतलब होता है गाय के गोबर। तो जो जिन गांवों से हम गुजरे उन गांवों में जो घर थे उनकी दीवारें जो थी वो गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थी। दियर पैक्ड रूफ वर थैच्ड, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। क्या था कि इनकी जो नुकीली छतों पर छप्पर थे जिनमें बांस की बल्लियों पर घास के बंडल बंधे हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow
ओवर ड्रैब वॉल्स, और उन दीवारों पर फैली हुई कद्दू की बेलों पर फूल खिल रहे थे और वे मटमैली दीवारों पर फैली टेढ़ी मेढ़ी पीली रेखाओं जैसी लग रही थीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आई है यहाँ पर, मीनिंग नोट कर लीजिएगा। रूट, रूट का मतलब होता है वे यानी रास्ता या मार्ग। ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है वेरी हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म। फिर आता है सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है मड यानी तलछट या मिट्टी, यानी जो गीली मिट्टी जो होती है पानी के नीचे तालाब में जो गीली हुई मिट्टी होती है उसे सिल्ट बोलते हैं। फिर सॉलन विद फ्लड वाटर, ये होता है फ्लडेड यानी बाढ़ से उफानता हुआ, यानी उफान जिसको कहते हैं बाढ़ बहुत ज्यादा आना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब भी होता है अत्यधिक बहाव। फिर इनडेटिंग का मतलब होता है बाढ़ यानी टू कवर विद वाटर, जो पानी से पूरी तरह से ढक जाए। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का वाइड एंड ओपन यानी फैलाव। क्लम्प, CLUMP, क्लम्प, क्लम्प का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर यानी झुरमुट यानी छोटे छोटे पेड़ जो कि झाड़ी जिसको कहते हैं, झाड़ियों का झुंड। उसके बाद डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है स्प्रेड यानी बिखरा हुआ। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होली या पवित्र। अभी एक वेब सीरीज आई थी सैक्रेड गेम्स जिसका मतलब होता है कि पवित्र कर्म। उसके बाद एल्म, ELM, एल्म, एल्म कई एक तरह का पेड़ होता है जिसको एल्म कहते हैं। उसके बाद ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है घुमावदार या मुड़ा हुआ। फॉर्म्ड इनटू अ बेंट, मुड़ा हुआ या घुमावदार। फिर आता है क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब होता है होल्डिंग ऑन टाइटली, क्लिंगिंग होल्डिंग ऑन टाइटली यानी चिपके हुए। फिर अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो यानी नीचे। फिर स्वंग ऑफ, स्वंग ऑफ यानी जंप्ड अप, स्वंग ऑफ का मतलब होता है जंप्ड अप यानी कूदना। फिर काउ डंग, काउ डंग का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट ऑफ काउ यानी गाय का गोबर। फिर आ गया पीक्ड, पीक्ड का मतलब होता है यानी नुकीली चीजें, जैसे पहाड़ी को बोलते हैं पीक, वैसे ही पीक का मतलब होता है पॉइंटेड यानी नुकीली। फिर थैश्ड, थैश्ड का मतलब कवर्ड विद यानी छप्पर से ढका हुआ, थैश्ड छप्पर से ढका हुआ। फिर आता है स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है एक्सपेंडेड ओवर अ वाइड एरिया यानी फैला हुआ, स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ। फिर रैप्टर्स, रैप्टर्स का मतलब होता है बल्लियां यानी बीम्स, जैसे घर बनते समय जो बल्लियों का यूज होता है उसे रैप्टर्स बोलते हैं। फिर वाइन्स, वाइन्स का मतलब क्लाइंबिंग वुडी प्लांट्स यानी बेलें, ऐसे पेड़े जो दीवार या किसी चीज के सहारे ऊपर की ओर चलती है उन्हें बेल बोलते हैं, वाइन्स। इन बूम, इन ब्लूम, इन ब्लूम का मतलब फूलों से लदी हुई यानी फ्लावरिंग, ब्लूम का मतलब फूलों से लदी हुई। फिर आ गया ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स का लटकती हुई कतारें यानी हैंगिंग लाइंस, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स लटकती हुई कतारें। फिर आता है ड्रैब, ड्रैब, ड्रैब का मतलब अ डल ब्राउन कलर यानी मटमैला रंग, ड्रैब का मतलब मटमैला रंग। तो ये चीजें याद रखिए, याद रखने से फायदा होगा कि एक्सप्लेनेशन करने में भी आपको आसानी होगी। फिर आगे देखते हैं पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। इंटरप्टेड का मतलब होता है रुकावट आना और रूटीन का मतलब होता है सिलसिला। तो एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने में मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। एज सून एज आई अलाइटेड, अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब होता है नीचे उतरना। तो एज सून एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, क्या था कि जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा बच्चों की भीड़ मेरे चारों ओर एकत्रित हो गई, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गई। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, और वो कैसी थी, हाथ सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे जिन पर साधारण डिजाइन या पैटर्न, पैटर्न का मतलब डिजाइन बने हुए थे जिन पर साधारण डिजाइन बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग
अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर। क्या था कि वो टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे एवं जोर जोर से शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, परंतु ये शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। डिजायर का मतलब हो गया इच्छा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह लेखक के कि यहाँ पर मुझे ये तो नहीं पता था कि वो बच्चे क्या चिल्ला रहे थे, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पर बच्चे जो थे वो उनकी शब्दों से वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी का मतलब हो गया शरणार्थी, तो ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decided, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। क्या था कि जो उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, तब लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़कर अपने निवास स्थान को बदल दिया था, अपने रहने की जगह को बदल दिया था। 9 million people left पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। तकरीबन 9 मिलियन यानी उस समय 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से, यानी जो उस समय जो आतंक फैला था धर्म के नाम पर, उसे डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। ड्राइवन फॉर फियर रिलीजियस फेनेटिसिज्म, they were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. क्या क्या हुआ था उस समय की घटना देखिए। तो उस समय मतलब धार्मिक उन्माद के डर से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की थी तब वे अधिक निर्धन हो गए थे, यानी वहां से आने में उनको काफी गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो आते आते गरीब हो गए, क्योंकि वो अपने साथ थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान ही ला सके थे और शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री समाप्त हो गई और यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद ही वे रास्ते के किनारे गिरकर भूख से बेहाल होकर मरने लगे। तो ये ज्यादा पैसे से समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं कि हर एक लाइन की मीनिंग आप क्लियर करो, आप आसानी से चीजें मीनिंग सबके भाव समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आ गया रूटीन, मीनिंग समझ लो कि मीनिंग अगर याद रहती है तो आप हर चीज आसानी से कर लोगे। रूटीन का मतलब होता है अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रेगुलरली फॉलोड, यानी सिलसिला। फिर इंटरप्टेड का मतलब होता है डिस्टर्ब, यानी भंग हुआ या टूट गया। फिर अलाइड डाउन यानी नीचे उतरना। गैदर्ड का मतलब होता है सराउंडेड, यानी घेर लेना या एकत्र होना। फिर आता है रीड, REED, रीड का मतलब होता है अ काइंड ऑफ लॉन्ग प्लांट यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड आइटम्स, यानी सरकंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेल्ड का मतलब होता है केप्ट, यानी पकड़े हुए। उसके बाद कन्वेइंग का मतलब होता है इन्फॉर्मिंग या कैरिंग, यानी सूचित करते हुए। रिफ्यूजी का मतलब होता है डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी शरणार्थी। पार्टीशन का मतलब होता है सेपरेशन या बंटवारा या विभाजन। डिक्रीड का मतलब होता है निर्णय लिया गया, यानी डिक्लेयर या डिसाइडेड विद अथॉरिटी, यानी किसी संस्था के द्वारा निर्णय लिया जाना। पुल्ड अप का मतलब होता है लेफ्ट, यानी छोड़ देना। ड्राइवन बाय का पुश्ड बाय, यानी ढकेल देना, है ना, ढकेले गए। उसके बाद फैंटिसिज्म का मतलब होता है मैडनेस, यानी पागलपन, जो धर्म के कारण हुआ पागलपन, धर्म के कारण हुआ उन्माद, उसे बोलते हैं फैंटिसिज्म। फिर आता है ट्रैक का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी, यानी दुर्गम यात्रा, दुखद यात्रा। उसके बाद बिलोंगिंग्स का मतलब होता है थिंग्स या गुड्स, सामान या वस्तुएं। और वे साइड का मतलब होता है एज ऑफ रोड, यानी सड़क के किनारे का हिस्सा। तो ये रहे 3 पैराग्राफ पढ़ लिए। इसके आगे का पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी जरूर लगी होगी, मीनिंग भी आपने नोट कर लिया होगा। और जैसे ही ये लेसन कंप्लीट होता है वैसे ही हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन, वो करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको इसकी लाइव क्लास 12th की चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।